मोस्ट वेलकम स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के क्लास में एक आधारभूत अध्ययन करने जा रहे हैं। आधारभूत अध्ययन का अर्थ यह हुआ कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कुछ पदावली या शब्दावली हमेशा आपको प्रयुक्त करने पड़ेंगे और उस पदावली और शब्दावली का अर्थ जानना काफी अनिवार्य है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक शब्द आता है क्षेत्र यानी सेक्टर। तो क्षेत्र क्या है, सेक्टर क्या है, इसी पर डिपेंडेंट आज का क्लास है, इसी पर आधारित आज का क्लास है। जहां तक क्षेत्रक या सेक्टर का प्रश्न है तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारे काम होते हैं, एक प्रकार का काम नहीं होता है। और इस काम का जो स्वरूप होता है, जो शेप होता है, वो एक समान नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भूमि पर काम करता है, कोई भूमि से निकालकर उसको एक नया रूप देता है, कोई इन दोनों कामों को करने के लिए कोई तीसरा काम करके इसे उत्प्रेरित करता है, कोई इस काम को व्यक्तिगत रूप से करता है, कोई काम सरकार के द्वारा किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, किसी काम को ऑर्गेनाइज रूप में किया जाता है, किसी काम को अनऑर्गेनाइज रूप में किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में धन कमाने के लिए जो कृत्य होते हैं, जो काम होते हैं, वो करने के तरीके या करने का रूप अलग अलग होता है, एक प्रकार का नहीं होता है। तो कार्यों के स्वरूप में विभिन्नता के कारण जो वर्क हम लोग करते हैं उसका जो नेचर होता है वो नेचर अलग अलग तरीके का होता है। उसी के आधार पर हम लोग उसको अपने अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रकों में बांटते हैं, यानी सेक्टर में बांटते हैं। अब वो स्वरूप का आधार यानी बेस क्या होगा, किस बेस पर हम बांटते हैं, तो बेस 3 है। पहला बेस क्या है कि उत्पादन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के आधार पर 3 सेक्टर में इकोनॉमिक को बांटते हैं, अर्थव्यवस्था को। कितना में? 3 सेक्टर। उसी प्रकार से नियमन यानी रेगुलेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशंस? यानी काम को कानून के रूप में बांध देना। अगर काम को कानूनी रूप से बांध दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि नियमन के आधार पर काम किया जा रहा है। जैसे आपको उदाहरण दे कि आप पढ़ते हैं तो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो स्कूल और कॉलेज सरकार के नियमों के अनुरूप जो है वो चल रहा है, सरकार उसको रेगुलेट कर रही है। लेकिन कोई प्राइवेट शिक्षक है जो घर पर अपने पढ़ा रहा है, उस पर कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई वो कानून से बंधा हुआ नहीं है, वो आपको डिग्री नहीं देता है। तो पढ़ाई कहने का मतलब है दोनों जगहों पे हो रहा है, स्कूल कॉलेज में भी हो रहा है और कोई व्यक्तिगत रूप से शिक्षक के घर में भी हो रहा है। फर्क क्या है साहब? दोनों काम है, लेकिन एक काम ऐसा है जो नियमों से बंधा हुआ है और एक काम ऐसा है जो नियमों से बंधा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से नियमन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस, हम इकोनॉमिक्स को 2 सेक्टरों में बांटेंगे। कितना? 2। अब तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप। यानी कोई काम हो रहा है तो उसका मालिक कौन है। तो मालिक के मिल्कियत के आधार पर कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और सरकार भी हो सकता है। व्यक्ति के जगह पर कोई संगठन भी हो सकता है और सरकार भी हो सकता है।
तो इस प्रकार से मिल्कियत यानी स्वामित्व के आधार पर भी हम लोग अर्थव्यवस्था के चित्रकों का निर्धारण करते हैं, और स्वामित्व के आधार पर, मिल्कियत के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर भी अर्थव्यवस्था दो प्रकार का है। तो कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था के स्वरूपों का जो विभाजन करेंगे, उस विभाजन का आधार तीन है। पहला आधार है उत्पादन, दूसरा आधार है नियमन, तीसरा आधार है स्वामित्व। उत्पादन का इंग्लिश होगा प्रोडक्शंस, नियमन का इंग्लिश होगा रेगुलेशंस, और स्वामित्व का इंग्लिश होगा ऑनरशिप। अब देखते हैं कि उत्पादन यानी और विनियमन और स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने भागों में बट रहा है। तो इसमें देखिए कि जब उत्पादन के आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो पाते हैं कि उत्पादन कुल तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। एक उत्पादन ऐसा होता है जो भूमि से जुड़ा हुआ। किससे? भूमि से। भूमि से संबंध हो, यानी कुछ भी होगा तो भूमि के अंदर से ही निकलेगा या उसी से संबंध होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम जितना भी प्रकार का कृषि कर्म करते हैं, ठीक है, कृषि कर्म में फसलों की बुआई से लेके कटाई तक, उसकी बिक्री, सब कुछ इसमें शामिल है। क्लियर? उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं तो पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन करते हैं तो यह भी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि पशुओं का चारा वहीं से मिलता है। पशुओं के मल मूत्र से ही जो है वो भूमि उर्वर होती है, और फिर पशु उत्पाद जो दे रहा है जैसे दूध, उससे भोजन के रूप में अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो पशु दूध तभी देता है जब वो भूमि के अनाज को या भूमि के घास को खाता है। अगर भूमि के घास को नहीं खाएगा तो फिर वो दूध नहीं देगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये भी उससे संबंध है, क्योंकि भूमि से अगर पशु को अलग कीजिएगा तो फिर पशु मर जाएगा, पशु नहीं रह पाएगा। तो दोनों एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंट है, अंतर संबंधित है। इसलिए उसी प्रकार से मत्स्यन यानी फिशरीज, ठीक है, यानी मछली जो हम पालते हैं ये भी भूमि से ही निकलता है। भूमि पे तालाब है और तालाब में मछली पलती है, इसलिए भी फिशरीज भी, चूंकि हमने पहले ही कर दिया है कि भूमि से संबंध, तो जो भी होगा। इसके अलावा जो है मुर्गी पालन, मुर्गी पालते हैं, उसके साथ भी यही लागू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है जो आमतौर पे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे छात्रों, वो क्या है तो उत्खनन। यानी माइनिंग। भूमि से कोई चीज जो है, जैसे रॉ मटेरियल आप निकालते हैं, तो इसको अगर आप जानेंगे नहीं भी क्लास में, तो इसको आप द्वितीय क्षेत्र में डाल देंगे। जबकि परिभाषा के हिसाब से देखिए तो ये कोई चीज का भी उत्खनन हो रहा है तो किससे हो रहा है? हवा में हो रहा है, आसमान में उत्खनित कर रहे हैं हम। जो भी उत्खनित कर रहे हैं भूमि पर कर रहे हैं। तो हमने तो पहले ही कर दिया कि भूमि से संबंध क्रिया है। जो क्रियाएं भूमि से संबंध हो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगी? प्राइमरी यानी प्राथमिक क्रिया। तो उत्पादन के आधार पर हुआ। तो इसमें जो कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है वो उत्खनन है, कि यदि आज क्लास में आप ध्यान नहीं दिया कि उत्खनन किस श्रेणी में आएगा, तो हो सकता है कि आप द्वितीयक श्रेणी में उसको दे दें। अब देखिए साहब, द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो भूमि उत्पादन या कह लीजिए भूमि उत्पाद, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है यानी एपी है आपका,
इससे जो उत्पादन किया जाएगा, तो इससे उत्पादन कैसे किया जाएगा? तो विनिर्माण किया जाएगा इसका। एक तो होता है निर्माण, तो निर्माण तो आपने गेहूं के रूप में किया, चावल के रूप में किया, अंडे के रूप में किया, दूध के रूप में किया। अब उसको फिर से बनाते हैं, उसका रूप चेंज करते हैं। नहीं, रिसाइकलिंग अलग हो गया। रिसाइकलिंग का अर्थ हुआ कि कोई चीज प्रयोग करके खत्म हो गया, फिर से उसको प्रयोग करने लायक बना रहे हैं। जैसे कोई प्लास्टिक का सामान बनाया आपने, वो प्लास्टिक टूट फूट गया, तो फिर से उसको रिसाइकल करके पुनर्संस्करण कर करके आप फिर से उसको, वो रिसाइकलिंग अलग हो गया। यहां है कि कोई प्रोडक्ट पहले प्राथमिक क्षेत्र में बन गया, जैसे गेहूं बन गया, उससे आप दूसरी चीज बना रहे हैं, जैसे आटा बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे लोहा जमीन से आपने माइनिंग के जरिए निकाल लिया, तो ओर के रूप में निकला, वो प्राथमिक क्रिया है। लेकिन उस ओर से आप जो है वो स्टील बना रहे हैं, या बाल्टी बना रहे हैं, या ट्रक बना रहे हैं, तो ये विनिर्माण हो गया। क्या हो गया? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, यानी आपने उसको दूसरा रूप दिया। तो उत्पाद से जो होगा वो क्या होगा? विनिर्माण। यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग होगा कहां? तो मैन्युफैक्चरिंग जब भी होगा तो उद्योग में होगा, यानी इंडस्ट्री में होगा, है ना? तो इस प्रकार से द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? तो उद्योग आता है, एक शब्द। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि और उससे संबंध क्रिया आता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? तो उद्योग आता है। वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन। अब आइए तृतीय क्षेत्र। तो दोनों क्षेत्रों का, यानी कृषि प्लस उद्योग, ये दोनों क्षेत्रों को जो सहयोग करती है, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। अब सहयोग का मतलब क्या? कि उत्पादन हो गया, तो उत्पादन हो गया तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात की आवश्यकता पड़ेगी। अगर यातायात नहीं आप करेंगे उसका, तो जहां पर है वहीं पर सड़ गल जाएगा, उपयोग नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उसमें वाणिज्य आएगा, तो पैसे के लेन देन के लिए बैंक की स्थापना करेंगे आप? नहीं, तो बैंकिंग होगा, जिसके माध्यम से उसकी बिक्री खरीद ये सब किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें, उनकी तबीयत खराब होगी, उनको नॉलेज की भी जरूरत होगी। अगर ये सब नहीं देंगे तो ऊपर वाली दोनों क्रियाएं, उद्योग और कृषि का काम नहीं चलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि उन्हें स्वस्थ भी रहना चाहिए, उन्हें शिक्षित भी होना चाहिए, ठीक है, प्लस शांति व्यवस्था बना रहना चाहिए, तभी उत्पादन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका मतलब कि प्रशासन भी जो है वो, तो इस प्रकार से जितना सेवा है, सर्विसेज है, ठीक है ना, जो ऊपर वाले क्षेत्रकों को सहयोग करती है, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? तृतीय क्षेत्र, यानी टर्शरी सेक्टर। तो इस प्रकार से ये भी उत्पादन कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी जानकारी आपके पास आ रही है, आप विद्वान बन रहे हैं, यानी आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो रहा है। आपके पास मुद्रा नहीं था, तो जो गतिशीलता वो अर्थव्यवस्था की थी वो नहीं आ रही थी। घर में चावल दाल आपके पास मान लिया पूरा भरा हुआ है, बाहर से कोई सामान खरीदना है अभी के समय में, तो आप चावल दाल लेकर के ढोते हुए चलिए कि लो ले भाई ले लो, हमको सामान दे दो। अब बार्टर सिस्टम है, अब आपको पैसा चाहिए तो क्या कीजिए, उसको बेच करके आप करेंसी लीजिएगा,
और फिर करेंसी का इस्तेमाल कहीं भी अपने सामान को लेने के लिए कीजिएगा। इसका मतलब मोबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक विदाउट करेंसी संभव नहीं है। आप बिना पैसे के जो है आप अपने अर्थव्यवस्था में तरलता नहीं ला सकते हैं। तो यहां पर जितनी चीजें बताई गई हैं, यातायात हो, बैंकिंग हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, प्रशासन हो, ये सभी चीजें जो है वो ऊपर वाले दोनों क्षेत्रों यानी प्राथमिक और द्वितीयक को सहयोग कर रही है। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर को सहयोग करे उस सेक्टर को हम लोग बोलेंगे टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र, जो सेवा से संबंधित है। तो एक बार फिर छात्रों इसको देख लीजिए। प्राइमरी सेक्टर में कृषि और उससे संबद्ध क्रियाएं आती हैं, इसमें उत्खनन भी शामिल है, क्लियर। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है जो उद्योग में होता है। प्राथमिक क्षेत्र के किसी भी चीजों को हम लोग निर्मित करें तो वो सभी के सभी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और उपर्युक्त दोनों सेक्टरों को सहयोग देने के लिए जो सेवा दी जाती है तो सर्विस यानी सेवा टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए इसमें ये तो एक मूलभूत बात हो गई, ये एनसीईआरटी से आपको पढ़ाया जा रहा है। जब और आगे बढ़िएगा तो इसी को किसी किसी किताब में द्वितीयक को 2 भाग में बांट देगा, तृतीयक को 2 भाग में बांट देगा, तो 5वां सेक्टर आपको मिल जाएगा। जैसे इसी में क्या है, विनिर्माण और उद्योग अलग अलग कर देगा। उद्योग का मतलब क्या है, जो बेसिक इंडस्ट्री है, जैसे आयरन बना तो उसको उद्योग में शामिल कर लेगा। आयरन से बाल्टी बना या अन्य सामान बने तो वो उसको बोलेगा विनिर्माण। तो उस ढंग से विभाजन करेगा तो क्या हो जाएगा कि 4 क्षेत्रक हो जाएगा। इसको 2 भाग में बांटेगा तो एक भाग होगा उद्योग, दूसरा भाग होगा विनिर्माण, ऐसा भी होता है। इसको भी फिर 2 सेक्टर में बांट देता है। एक नैनो टेक्नोलॉजी जो आया है उसको अलग से एक सेक्टर बना देता है, वो भी एक प्रकार का सर्विस के रूप में लेता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आगे विभाजन होगा जो बहुत टफ नहीं है, लेकिन मूल विभाजन उत्पादन के आधार पर यही 3 है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए नियमन के आधार पर क्या है, तो 2 सेक्शन है इसके, एक संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो जैसे उदाहरण के लिए कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या संगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो जो सरकारी नियमों से चलता हो, जो सरकारी नियमों से संचालित हो, जैसे उदाहरण के लिए कि जितने सरकारी कार्यालय हैं, जितने ऑफिसेज हैं या जितने इंडस्ट्री हैं जो रजिस्टर्ड है सरकार के इसमें, और सरकार ने अमुक क्षेत्रों के लिए जो जो नियम बनाया है, जैसे उदाहरण के लिए कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, तो सरकारी नौकर जब आप बनते हैं तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसी समय आपकी सारी चीजें तय रहती हैं कि वेतन आपका माहवारी ये होगा, छुट्टी जो दी जाएगी उसमें वेतन नहीं काटा जाएगा, यानी सवेतन छुट्टी आपको मिलेगी। इसके अलावा उपादान मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी। इसके अलावा आप सर्विस से रिटायर कर जाएंगे तो पेंशन मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, यात्रा लाभ मिलेगा, बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। सारी चीजें जो हैं आपके ज्वाइनिंग के समय लिख दी जाएंगी, उस पर साइन कर दी जाएंगी। इसका मतलब आप जो सर्विस दे रहे हैं वो नियमों के तहत दे रहे हैं। अब एक दूसरा है कि किसी दुकान में कोई व्यक्ति जाकर के नौकरी कर रहा है तो उस पर कोई नियम नहीं है। वो जिस दिन जाएगा, जैसे आपके घर में काम लगा हुआ है मकान में, आप मजदूर लाए तो भी तो काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई नियम नहीं है।
वो जिस दिन जाएगा उस दिन का पैसा मिलेगा, और यदि किसी दिन नहीं आया तो उसको वेतन नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अर्थात वो नियमों से बंधा हुआ नहीं है। तो जो सरकारी नियमों से बंधा हुआ हो उसी को हम लोग संगठित क्षेत्र बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एग्जाम्पल के लिए ले, तो सरकारी कार्यालय में जितने लोग हैं वो सब संगठित क्षेत्र में है ना। निजी कार्यालय जो सरकारी नियमों से बंधा हुआ हो, बहुत सारे जहां सरकारी नियम जो है वो लागू हैं, तो ये सब के सब जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। जैसे टाटा का आप नौकरी करते हैं, टिस्को का आप नौकरी करते हैं, बेल्ट्रॉन का नौकरी करते हैं, तो ये सब में नौकरी करने के जो सरकारी नियम है वो वहां भी लागू है। वहां भी सवेतन छुट्टी मिलेगा, वहां भी आपको ग्रेजुएटी मिलेगा, वहां भी पेंशन मिलेगा, वहां भी सवेतन अवकाश मिलेगा। तो इसलिए वो असंगठित नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। असंगठित सिर्फ वो क्षेत्र कहलाएगा अर्थव्यवस्था में जो सरकारी नियमों से बंधा हुआ नहीं है। तो इसमें क्या, अगर असंगठित क्षेत्र में देखिए तो इसमें है जो सरकारी नियमों से बंधा हुआ ना हो, सरकारी नियमों से बंधा हुआ या आबद्ध ना हो, बंधा हुआ ना हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि कृषि से जुड़े हुए लोग है ना, कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं, या आप कह लीजिए कि मजदूर जो मजदूरी करते हैं, ये सभी क्या है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। हालांकि सरकार के द्वारा इनको भी विनियमित करने का प्रयास किया गया है। आपको पता होगा कि श्रम एवं नियोजन मंत्रालय एक सरकार का है, हर डिस्ट्रिक्ट में उसके ऑफिस है। वहां एक लेबर इंस्पेक्टर की बहाली होती है। उसका काम यह है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, ऐसे मान लिया किसी का दुकान है, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, तो लेबर एक्ट वहां लागू हो जाता है। वो जा करके उसका रजिस्टर बनवाएगा, जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी देखेगा कि इतना न्यूनतम मजदूरी मिल रहा है कि नहीं। ये सब उसका शोषण रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो आज तक अनऑर्गेनाइज्ड ही है। सरकार उसके लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, अर्थात उन निजी प्रतिष्ठानों में सरकारी नियमों को लागू करने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है। इसलिए आज भी अर्थव्यवस्था में, खासतौर से विकासशील या अल्प विकसित देशों के अर्थव्यवस्था में अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र बना हुआ है, और कहा जाए कि बहुत बड़ी संख्या इसी की है। अगर काम के आधार पर देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम लोग हैं, अधिकांश लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड में। कैसे कि भारत का 51-52% पॉपुलेशन आज भी कृषि कर्म में लगा हुआ है। तो कृषि कर्म में जो भी लोग लगे हुए हैं सब अनऑर्गेनाइज्ड है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, और यह क्षेत्र शोषण का आधार है, एक्सप्लॉयटेशन का बेस है। अब मिल्कियत के आधार पर कि जो अर्थव्यवस्था में जो कृत हो रहे हैं, खास तौर से मिल्कियत का जब प्रश्न हम करते हैं तो ये द्वितीय क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक की बात करते हैं, ठीक है। चूंकि प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि है, उससे जुड़ा हुआ है, वो सब के सब जो है वो निजी हाथों में है। सरकार एग्रीकल्चर जो है वो नहीं करती है। इसलिए स्वामित्व का जो प्रश्न आता है, ऑनरशिप के आधार पर अर्थव्यवस्था को जो हम लोग विभाजित करते हैं, वो 2 सेक्टरों के लिए, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि जिस उद्योग या जिस सेवा पर सरकार का स्वामित्व हो, किसका? सरकार का स्वामित्व, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सार्वजनिक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। पब्लिक नाम आने से कभी कभी इसको निजी आदमी लोग समझ लेता है कंफ्यूज होकर करके। तो पब्लिक का यहां का मतलब क्या हुआ? सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ? कि सरकारी। तो सरकार के स्वामित्व में जो भी हो उसको हम जैसे रेलवे, तो रेलवे भी एक इंडस्ट्री है, लेकिन ये कैसा है? सार्वजनिक क्षेत्र का है। सेल, भेल, ये सब क्या है? जैसे बहुत सारी चीजों को तो वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र में दे दी है, लेकिन अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग हैं या सेवाएं हैं, और जिनका स्वामित्व निजी हाथों में हो, ठीक है, तो उसको हम लोग निजी क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। जैसे रिलायंस, ये प्राइवेट सेक्टर है, टाटा, ये एक प्राइवेट सेक्टर है। तो छात्रों, ये सब कुछ क्षेत्रक थे, सेक्टर थे, जो पढ़ाई के दौरान में आपके पढ़ने के क्रम में ये शब्द आएंगे, तो हम समझते हैं कि हम पूरी तरीके से आपको समझा दिए कि सेक्टर या क्षेत्रक का क्या अर्थ होता है। अब आगे के क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई और कुछ विशेषताओं के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।